सम्मानित साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई वी.के. सिंह साहब, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम राशि मैं ज्ञानेंद्र गौतम लिखता हूँ, वो ज्ञानेंद्र वर्मा जी लिखते हैं। मेरठ के कुटी से रहने वाले हैं। कुटी और शेरगढ़ी मेरठ का हमारे समाज का एक गढ़ माना जाता है। आपके साथ ही हमारे आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट निमेश साहब, हमारे आदरणीय अरुण सर, क्योंकि ये जुनून वैसे ही नहीं आया है। इस जुनून को पाने के लिए, ये जुनून कायम करने के लिए हम लोगों ने बुलंदशहर के गांव-गांव में, ये 1990 के दशक की बात है, 80 से और 2000 के बीच की बातें हैं, गांव-गांव में जा करके हम लोगों ने जिस हालत में हुआ करते थे, लोग हंसते थे क्योंकि हमारे पैरों में चप्पल फटी हुआ करती थी। हमारे कमीज पजामा पहनते थे तो कभी कभी ठोकर लग के वो पजामा फट जाया करते थे, चौड़ी मोहरी हुआ करती थी। और हम झंडा और डंडा लेकर के जय भीम, जय संविधान और बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ये नारे के साथ हम गांव-गांव में घूमते रहते थे। और जब देखते थे कि हमारे बहुत सारे भाई बहन पीड़ित हैं, उनका दुख वहाँ देखने को मिलता था, तो साथियों वो जुनून उम्र के हिसाब से पैदा होता है और वो जुनून बदले की भावना का हुआ करता था। और आज भी वो जुनून भाई साहब के अंदर वो कायम है और मेरा वो जुनून थोड़ा दूसरा रूप ले चुका है, क्योंकि उस जुनून के साथ साथ यानी जोश के साथ होश में रह करके हम उस दुश्मन का खात्मा करने की तरफ काम कर रहे हैं। जोश में रहकर अपने होश को कायम रखते हुए हम दुश्मन को किस तरह से पराजित कर सकते हैं, वो सब शक्ति आप सबको साथ लेकर के मिलती है। साथियों, सम्मानित साथियों, आज हम पूरे भारत में 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उसकी मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये स्वाधीनता दिवस हम क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। जिस विषय पर काम हो और उस विषय के बारे में न बताया जाए तो वो अधूरा रहता है। इस काम को करते हुए 78 साल तो हमारे सरकार और हमारे अध्यापकों को हो गया है। वो 15 अगस्त के दिन ये नहीं बताएंगे कि 15 अगस्त पे क्या हुआ था। वो बच्चों से गाने गवाएंगे, मनोरंजन करेंगे, प्रसाद आएंगे, नेता बांटेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। 26 जनवरी पर यही काम दोहराया जाता है। हमारे बच्चों से गाने का काम कराया जाता है, हमारी बच्चियों से डांस कराने का काम कराया जाता है। हाँ, ये ठीक है कि आज़ादी मिल गई, ये ठीक है कि भारत का संविधान लागू हो गया, खुशी मनाइए, लेकिन उन बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को ये भी तो बताने का काम किया जाना चाहिए कि आज क्यों हम खुशी मना रहे हैं। केवल खुशी मना लेना काफ़ी नहीं है, हमें ये बताना ज़रूरी है कि खुशी मनाने का कारण क्या है और उस कारण को पैदा करने वाले कौन कौन लोग थे, उन्हें याद करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, अपने शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। उनकी निशा का यही एक मिसाल कायम होगा, उनकी यादगार वहीं से कायम रहेगी। इसलिए ये सब किया जाता है। और 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। यानी हमारे देश में आज जिस तरह मोदी जी सरकार चलाते हैं, आज हमारे देश के आका जिस तरह मोदी जी हैं,
उनका डंका बजता है, वो जो चाहें वो करेंगे, चाहे किसी का आरक्षण ख़त्म कर दें, चाहे कहीं क्रीमी लेयर लगा दें, चाहे किसी गरीब के घर में लाइट के कनेक्शन कटवा दें कि पैसे नहीं दे रहा है, और बैंक का कर्जा है तो उसके घर की नीलामी करा दें। दूसरी तरफ अडानी और अंबानी के करोड़ों करोड़ों हज़ार करोड़ रुपए माफ़ करने का काम कर देते हैं। तो वही काम 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन होता था और अंग्रेज़ हुक्मरान हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के शासन में हम सबको अंग्रेज़ों की गुलामी करनी होती थी। साथियों, उनके बिना परिंदा पर नहीं मार सकता था, और यहाँ तक वो हमारे समाज के साथ अत्याचार और अन्याय किया करते थे कि हमारे समाज की जो खूबसूरत बहन बेटियाँ हुआ करती थीं, उनके साथ भी जुल्म जास्तियाँ होती थीं। कभी तो आज भी नहीं है। गोरे अंग्रेज छोड़ कर गए तो काले अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा है, वो आज भी वही काम हो रहा है। तो भारत तो आज़ाद हो गया, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश का हकवंचित समाज कौन? जिसके साथ बहुत बड़ी बेईमानी की गई है, जिसका हक नहीं मिल रहा है, वो कौन है? ये सामाजिक सुरक्षा एक्ट किसके लिए बनाया गया है? सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2008 में हमारे देश की पार्लियामेंट में माननीय सांसदों ने पास किया। हमारे भाई एडवोकेट साहब बैठे हैं, उनको मालूम होगा। तो जब आप लोगों ने सामाजिक सुरक्षा एक्ट बनाया तो उसे लागू क्यों नहीं किया भाई आज तक तुमने? ये 15 अगस्त 2024 को मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस देश के कुछ लोगों को सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत होगी, तभी तो पार्लियामेंट में जाकर आपने एक्ट पास किया। लेकिन हमें सवाल है आप लोगों से, केवल आप हमारे लिए नियम बनाएंगे या धरातल पर भी उतारेंगे? सामाजिक सुरक्षा का नियम आपने 2008 में बनाया, बीच में उसको एक बार फिर से रिपीट किया गया 20 में, लेकिन आज तक भी लागू नहीं है। अगर वो लागू हुआ होता तो सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ती और मुझे उसका अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मजदूरों को उनका हक मिल गया होता तो माननीय घनश्याम दास गौतम जी को मजदूर उत्थान समिति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे उसका राष्ट्रीय महासचिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से बीओसी वर्कर फेडरेशन, भवन निर्माण के जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, अगर उनके अधिकार आप लोग दे देते, उनको जुर्म जास्ती से बचा के रखते, तो बीओसी वर्कर फेडरेशन बनानी हमारे भाई राजनाथ जी को ना पड़ती और मुझे उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ना देनी पड़ती। तो साथियों, आज भी वही हो रहा है। तो मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था और हमारे हर व्यक्ति गुलाम था। लेकिन मैं इस देश की सरकार से सवाल करता हूँ, जब अंग्रेज यहाँ से गए थे, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमारे देश के लाखों वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देती। हमारी बहुत सारी बहनें बिना भाई के हो गई थीं, बहुत सारी बहनें बिना पति के हो गई थीं। किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी की कोख उजड़ गई थी। उसमें न जाति देखी गई थी, न धर्म देखा गया था। उस आंदोलन में हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश में रहने वाले बौद्ध, पारसी सभी ने अपने जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों को भगाकर फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह किस किस के नाम गिनाऊं, ये उन लोगों को भूल गई है सरकार। उनके नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के घर में अंग्रेजों को ललकारने का काम किया था। उन्होंने कहा था, ए अंग्रेजों भारत छोड़ो। उनके घर में जाके ललकार रहे थे। अंग्रेजों ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर, तुम्हारे देश के लोग तो अपने देश में ही लड़ रहे हैं हमें भगाने के लिए,
लेकिन आप तो हमारे गांव में, यानी हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारी राजधानी में, हमारे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमें ललकारने का काम कर रहे हैं। इसका कारण जानना चाहेंगे। बाबा साहब ने कहा, मेरे समाज के साथ तुम्हारी सरकार होने से पहले भी अन्याय और अत्याचार होता था, और तुम्हारी सरकार में भी मेरे समाज के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। तो फिर भारत को गुलाम रखने से क्या फ़ायदा है? तुम मेरे समाज को और मेरे देश को तुरंत छोड़ कर आइए। उन्होंने कहा कि ये बात कैसे कह दी? उन्होंने कहा कि मेरे समाज को ना तो पक्के घर बनाकर रहने का अधिकार है, ना तो मेरे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार है, ना तो मेरे समाज के लोगों को नौकरी करने का अधिकार है, और ना ही मेरे समाज के लोगों को पूरा शरीर ढककर कपड़े पहनने का अधिकार है। साथियों, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा पुरुषों की बात छोड़ दीजिए, मेरे समाज की माता बहनों को भी अपने पूरे शरीर को ढकने का अधिकार नहीं है। तो महात्मा गांधी जी खड़े हो गए, जिनको बताते हैं कि उन्होंने आंदोलन के बल पर इस देश को आज़ाद किया। हम धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने बिना गोली तीर तलवार चलाए देश आज़ाद कर दिया। हमारे देश के जो शहीद हुए थे वो बेमतलबी शहीद हो गए, ये समझने की बात है। साथियों, तो गांधी जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, डॉक्टर अंबेडकर तो झूठ बोलते हैं, ये तो अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, वहाँ के दलितों का लीडर बनना चाहते हैं। मेरा देश हिंदुस्तान है, सब हिंदू रहते हैं, कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ सब एक हैं, सब समान हैं। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने तब बताया था कि मेरे देश में आप कोई कमीशन भेजकर जांच कराइए और मेरे समाज के लोगों की हालत देखिए। अगर मेरे समाज के लोगों की हालत वो मिले जो गांधी बोल रहे हैं, तो मुझे जो चाहे सज़ा दे देना, और अगर जो मैं बता रहा हूँ वो मिले तो मेरे समाज को आज़ाद कर देना। तो साइमन नाम के कमीशन को भारत भेजा गया। आप अच्छी तरह पढ़िए, साइमन कमीशन को भगाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन चलाया कि गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी असलियत अंग्रेज़ों के सामने जाती और आपको वो आपका अधिकार मिल जाता। इसलिए इन लोगों ने साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए नारे लगाए, लेकिन उनका स्वागत किया बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम साहब ने, जो जाट समाज के हुआ करते थे, उन्होंने स्वागत भी किया। साथियों, लंबी कहानी है, हमको बतानी ज़रूर है, क्योंकि नहीं बताएंगे तो हम भी औरों की तरह गाना गाएंगे, मनोरंजन करेंगे और चले जाएंगे, तो फिर मिशन को कैसे समझ पाएंगे। जिस बात को बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेड़ियाँ तोड़ देगा। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आप गुलाम हैं या आज़ाद हैं, तो आप क्यों लड़ाई लड़ेंगे? जैसे हमारे भाई लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैं इस आज़ादी से खुश नहीं हूँ, वो ठीक कह रहे हैं, मैं उनके दुख और दर्द को जानता हूँ। हम लोग आज़ाद हैं कहाँ? तो बात आई उस अधिकार की, साइमन कमीशन वापस गए तो गांधी एंड कंपनी के लोगों ने हर गांव और शहर के बाहर हमारे समाज के अपने चेलों को बिठा दिया और कहा कि अगर कोई आए और आपसे बात करे कि आपके साथ छुआछूत होता है, आपको शरीर पे कपड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं है, ये पूछने के लिए जब बात करे तो आपको कहना है। और एक काम और कर दिया था गांधी एंड कंपनी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, उनको एक एक जोड़ी अच्छे कुर्ता पजामा, जूते, टोपी, 10-5 रुपये जो भी उस ज़माने में हुआ करता था, जेब में डाल दिया। तो हमारे ही लोगों ने, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था, शिक्षा में अभाव था, भोला भाला हमारा बुजुर्ग और हमारा समाज था, वो उनके 10-20 रुपये और कपड़े के चक्कर में आके गांव के बाहर बैठे और साइमन कमीशन के जो लोग पहुँचे उन्हें कहा कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर को जानते नहीं, गांधी हमारे नेता हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है और हम हिंदू हैं। ये रिपोर्ट जब पहुंची तो अगली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन में जब वो रखी गई तो अंग्रेज़ों ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर आप तो झूठ बोलते हैं। हमें आज पता चला कि जितने बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं आप, उतने ही बड़े झूठे भी हैं। आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंखों में आंसू आ गए वो बात सुनकर।
उन्होंने कहा मेरा समाज कितना भोला वाला है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ लेकिन उन्हें क्या बोलना है उन्हें यही नहीं पता है। फिर भी बैरिस्टर थे, दुनिया के नंबर 1 के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, आइए बैठिए भाई साहब, ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर अपनी बात को फिर से रखा और कहा आइए भला है उसका इतना उत्पीड़न किया गया है कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं भूलना है उसकी भी समझ उनकी खत्म हो चुकी है। मेरा आपसे एक लास्ट निवेदन है, गुप्तचर विभाग से मेरे देश में एक बार और जांच करा लीजिए और गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट आने के बाद जो चाहे वो मुझे सजा दीजिए अगर मेरी बात गलत निकले। लेकिन मैं एक इशारा और कर देना चाहता हूँ, आप जो जांच करेगी, आपकी जो गुप्तचर विभाग जांच करेगा, वो प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में जा कर के गांव के दक्षिण साइड में टूटी फूटी झोपड़ियों में, गंदे तालाब नाली के किनारे जा कर के जांच करे, क्योंकि मेरे समाज के साथ इतना छुआछात की गई है, इतना मेरे समाज के साथ शोषण किया जा रहा है कि मेरे समाज को प्रत्येक गांव के दक्षिण साइड में बसने का अधिकार दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि दक्षिण की कभी हवा नहीं चलती और दक्षिण की हवा चल करके इन लोगों पर नहीं आती, इसलिए मेरे समाज को दक्षिण में टूटी फूटी झोपड़ियों में, गंदी नाली के किनारे और पूरा शरीर ढके बिना रखा हुआ है, वहाँ जांच करेंगे। तो साथियों, बाबा साहब की दलील स्वीकार की गई और उनकी बात को स्वीकार करते हुए गुप्तचर विभाग से जब अंग्रेजों ने जांच कराई तो उसमें पाया गया क्या, जो बाबा साहब ने कहा था वो सब सच पाया गया। और जब सच पाया गया तो अगली कॉन्फ्रेंस में जब पटल पर वो रिपोर्ट आई तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहते हैं आप अपने समाज के लिए, और गांधी जी को फटकार लगी कि जब हम देश को आज़ाद कर रहे हैं तो तुम क्यों चाहते हो कि यहाँ गुलाम बसने चाहिए। बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि देश को आज़ाद करने से पहले, अपने गुलामों को आज़ाद करने से पहले गुलामों के गुलामों को आज़ाद करिए, मैं इसलिए लंदन आया हूँ। तो गुलामों के गुलाम कौन थे? जो आज भी हैं, जिनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को मानते हुए आप लोगों को मिला था कम्युनल अवार्ड। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अंग्रेजों ने दिया था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में आपको 2 वोट का अधिकार दिया था और 2 वोट का अधिकार था कि आप इस देश के मालिक बन गए होते। लेकिन जब वो अधिकार मिला तो वही गांधी जो देश में सबको बराबर की बात किया करते थे, वही गांधी तुम्हारे हक अधिकार छीनने के लिए आंदोलन पे बैठ गए। और आंदोलन पे बैठे तो अंग्रेजों ने उन्हें उठाकर पूना की अरबड़ा जेल में बंद कर दिया और कहा कि जब हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं तो सबको समानता देकर जाएंगे, इनको तुम गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। तो जब गांधी जी जेल में बंद हो गए तो वहाँ उन्होंने अनशन जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस देश के इन लोगों को अधिकार नहीं दूंगा, चाहे अपनी जान दे दूंगा। समझिए दोगली नीति। आप लोगों को पता होगा तभी तो ये बात समाज को बताओगे। जब गांधी जी अपनी जान देने को तैयार हो गए लेकिन आपको आज़ाद करने को तैयार नहीं हुए, तो साथियों डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि अगर गांधी जी ने 24 घंटे में अन्न पानी नहीं खाया तो ये स्वर्ग सिधार जाएंगे। यानी ये आकर भीख मांगती हैं कि बाबा साहब आपने देश को बहुत कुछ दिया, समाज को बहुत कुछ दिया, मुझ भागिन को मेरे पति के प्राणों की भीख दे दीजिए। मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, तो मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दे दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मेरे समाज के करोड़ों लोग रोज़ मारे जाते हैं, रोज़ उनका शोषण होता है, तो अगर एक गांधी जी मर जाएंगे तो क्या देश बर्बाद हो जाएगा? मैं नहीं मानने वाला। मैं जो मुझे अधिकार मिले हैं अपने समाज को देकर जाऊंगा। साथियों, माता रामाबाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की धर्मपत्नी अंदर बात सुन रही थी तो वो निकल कर बाहर आई और उन्होंने कहा साहब आप जिस अधिकार को समाज को देकर जाना चाहते हैं
उस समाज की टूटी फूटी झोंपड़ियों में गांधी एंड कंपनी के लोग आग लगा देंगे, और लगा भी रहे हैं, समाज के लोगों को मार देंगे, तो आप ये जो अधिकार लेकर आए हैं, अपने समाज को जो आज़ादी देने की बात कर रहे हैं, जब समाज के लोगों को ही ये मार देंगे तो अधिकार किसको देकर जाओगे? आप गांधी जी को जीवन दान दे दीजिए। माता रामाबाई की बात को समझते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कस्तूरबा जी से कहा, कस्तूरबा जी बताइए, अगर मैं आपके पति के प्राणों की भीख दे भी दूं, आपके पति को मैं जीवन दान दे भी दूं, तो मेरे समाज को क्या मिलेगा? कस्तूरबा गांधी ने कहा, बाबा साहब, बापू आपको बुला रहे हैं, आपको जेल में बुला रहे हैं, आपके बीच समझौता होगा और आपके समाज को वो कुछ देना चाहते हैं। साथियों, 24 सितंबर 1932 की ये बात है, पूना के यरवड़ा जेल में, तो वहाँ एक समझौता हुआ जिसका नाम है पूना पैक्ट। आप लोग मोबाइल खोल के पढ़ना इसको। उस पूना पैक्ट में ये बात तय हुई थी, जिस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसी घिनौनी हरकत दिखाई है जिस पे हमारे देश को गर्व था सुप्रीम कोर्ट पर, कि वो सबको न्याय देगा। अगर नेता न्याय नहीं करेगा, सरकार एक समाज की बात करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बैठा है। उस सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक आदेश दे करके ये दिखा दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गरीबों का हितैषी नहीं है। उसने अभी क्रीमी लेयर आरक्षण में लागू किया। तो वो जो आरक्षण मिला था पूना पैक्ट के अंदर 24 सितंबर 1932 को, उसमें तय हुआ था कि हमारे समाज के लोगों को 4 प्रकार का आरक्षण दिया गया। नंबर 1, शिक्षा का आरक्षण। हमारे बच्चों को शिक्षा में आरक्षण होगा, उनको 0 बैलेंस पर उच्च पढ़ाई करने का अधिकार होगा। साथियों, दूसरा आरक्षण हमारे नौकरी का दिया गया। नौकरी में हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कमज़ोर रहती है, तो उनकी सीटें रिजर्व की गई कि इन सीटों पर ये ही लिए जाएंगे। उसके बाद दिया गया आरक्षण में, यानी नौकरी का जो आरक्षण है उसमें प्रमोशन, कि इनकी पदोन्नति के लिए भी आरक्षण होगा कि इतनी सीटों पर इनको पदोन्नत किया जाएगा। और चौथा आरक्षण दिया गया राजनीति का आरक्षण। और उस चौथे आरक्षण को, राजनीति के आरक्षण को, ये तय हुआ था कि ये आरक्षण केवल और केवल 10 साल के लिए रहेगा। 10 साल बाद ज़रूरत होगी तो बढ़ाया जाएगा, नहीं तो इसको हटा दिया जाएगा। परंतु हमारे समाज को जानकारी न होने के कारण, हमारे भाइयों को पता ना होने के कारण, जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो नौकरियों में चले जाते हैं, उन्हें भी आरक्षण की पूरी जानकारी ना होने के कारण उनका पदोन्नति का आरक्षण भी ख़त्म कर दिया गया। साथियों, उनको जो उनके बच्चों का स्कॉलरशिप था वो ख़त्म कर दिया। उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो बड़ी शिक्षा में 0 बैलेंस पर एडमिशन होते थे वो ख़त्म कर दिए। सब कुछ तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो चौथे नंबर का आरक्षण था, जिसके पक्षधर हम नहीं हैं, जो 10 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो 10 साल में ख़त्म होने वाले आरक्षण को हर साल 10 साल के लिए ये बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे समाज के पढ़े लिखे लीडर इनको गुलाम बनाने के लिए वहाँ मिल जाते हैं। वो लीडर इनके गुलाम बन जाते हैं, वो इनके सामने बात नहीं रख पाते पार्लियामेंट और विधानसभा में, इसलिए इनको गुलामों की ज़रूरत है। तो जिस आरक्षण को हम नहीं चाहते उसको हर बार बढ़ा लेते हैं, और हमारे बच्चे की शिक्षा का आरक्षण, जिससे हम पढ़कर इस देश में कुछ उन्नति कर सकें, उसको ये ख़त्म करते हैं। तो ये इस सरकार की नीयत आपको दिखाई दे रही है कि जो अत्याचार अंग्रेज़ों ने किया उससे कम ये भी नहीं है। दूसरा सवाल है कि जब किसी परिवार का मुखिया चला जाता है, मीन्स एक्सपायर हो जाता है या घर छोड़कर जाना चाहता है, संन्यास लेता है, तो मेरा आपसे सवाल है, उसके अगर 4 बेटे हैं और चारों बेटों को वो अपनी संपत्ति को बराबर देना चाहता है या नहीं? बराबर देगा या एक को ज़्यादा देगा? बराबर देगा। तो फिर आप लोग कैसे आज़ाद हैं? जो अभी भाई लक्ष्मण जी ने बताया था,
जब इस देश का बंटवारा हुआ, आपको जो कम्युनल अवार्ड मिला जिससे आप यहाँ बराबरी का हिस्सेदारी लेते, इस देश की सरकार के मालिक बनते, उसको गांधी जी ने आंदोलन करके छीन लिया था। और ये आरक्षण जो दिया राजनीति का, इसमें हमारे गुलाम नेता पैदा होने शुरू हो गए। और बाबा साहब अम्बेडकर जब दस्तखत करके उस फैसले पर निकले थे तो वो रो रहे थे। उन्होंने कहा था, मेरे 4 बेटे पहले दवाई के अभाव में पैसा ना होने के कारण मुझे छोड़कर चले गए। रामाबाई भी छोड़कर जाने वाली हैं क्योंकि वो भी बीमार थीं। तो मुझे इतना दुख जब नहीं होता कि एक बेटा और मेरा चला जाता, जितना दुख आज हो रहा है। अब मेरे समाज का शोषण होगा और मेरे समाज में गुलाम और चमचे पैदा हो जाएंगे। ये बात बोली थी, वो आज सिद्ध हो रही है। जिनको हम वोट देकर अपना रक्षक बनाकर भेजते हैं, वो वहाँ पट्टा डालकर मुंह बंद करके अपने 5 साल गुजार देता है। हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनका मुंह नहीं खुलता है। हमारे राजमिस्त्री मजदूरों के साथ पैसा मांगने पर कील ठोक ठोक कर और गोली मार कर उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन ये लोग बोलने को तैयार नहीं होते हैं। तो साथियों, ये सारी बातें बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी पूर्ण आज़ाद नहीं हैं। हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आपको आज़ादी के लिए अभी और संघर्ष करना होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें आज़ादी का मूल मंत्र देकर जा रहे थे, जिससे हम बराबर होते, जो अंग्रेज यहाँ से गए हमें बराबरी देकर गए, लेकिन इन बेईमानों ने उसे छीन लिया। फैक्ट्री के मालिक हैं आप, आपसे सवाल है, आज़ाद कैसे हैं? कितनी फैक्ट्री है आप लोगों की जितने यहाँ बैठे हैं? कितने लोगों के भट्टे हैं बताइए? कितने लोगों की बस चल रही है? कितने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं? कितने लोगों के हवाई जहाज चल रहे हैं? बताएं जरा। कितने लोगों के पक्के आलीशान महल हैं जिनमें रहना चाहिए? कितने बच्चे सरकारी नौकरियों में बैठे हैं? क्या आप लोगों के पास अगर मजदूरी ना लगे तो 2 दिन खाने के लिए है आप लोगों के पास? नहीं है। तो फिर कैसे आज़ाद हैं हम? शर्म आनी चाहिए हमारी सरकारों को, हमारे नेताओं को। और जो ये वोट मांगने आते हैं आपके बीच में, आपको उनसे सवाल करने होंगे। और हमारे संगठन का ये उद्देश्य है, हमारा संगठन का ये उद्देश्य है। और हमारे भाई जो वी के गौतम साहब, वी के इंडियन साहब आपके बीच में वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो जो हमें बराबर, इसको सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय से यह आह्वान करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन इस देश के अंदर क्या चाहता है? सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन इस देश के अंदर चाहता है कि हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद इस देश को दिया था, इस संसद को दिया था, हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी को सौंपा था, तो उन्होंने ये सपना देखा था कि मेरे देश का हर व्यक्ति समानता के साथ संपन्न होगा, लेकिन वो नहीं है। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन सबकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी चाहता है, सबको समानता चाहता है, और ये चाहता है कि इस देश के अंदर सबको बराबर हक मिले। और जब तक बराबर हक मिले तब तक हम चाहते हैं इस देश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा सबको बिल्कुल फ्री और एक समान होनी चाहिए। ये हम आज यहाँ से घोषणा करते हैं। और जब तक सरकार इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं करेगी, जब तक सरकार इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं करेगी, हम ना रुकेंगे और ना झुकेंगे, हम लगातार चलते रहेंगे, चाहे हमें सरकार ही क्यों ना बदलनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, आपने इतना कीमती समय दिया। हमारे बीच में भाई तेजवीर जी चलकर आए हैं ABC न्यूज़ से, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम और मंच पर बैठे मेरे तमाम साथी, हमारे इस संगठन की क्रीम और इस संगठन के पिलर, और यहाँ मेरे सामने बैठे इस संगठन की नींव की ईंट, आप सबसे ही ये महल तैयार होने वाला है और आप ही के कंधों पर ये सारी बिल्डिंग का भार जाने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सबको
मैं अपने सर पर भार की तरह रख करके आप लोगों को जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे अपने सर से ये भार नहीं उतारूंगा और तमाम आपको इस नींव की ईंट को मजबूती देने का काम करूंगा। मेरा हर समय, हर टाइम और पूरी ज़िंदगी मेरी आप लोगों के लिए समर्पित है और मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।